हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल चैनिका लेक्चर। और मैं चंद्र कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं। क्लास आपका 9th रहेगा, सब्जेक्ट आपका साइंस रहेगा और चैप्टर 3, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लोग हिंदी में परमाणु एवं अणु कहते हैं। तो आज ये मेरा पार्ट 1 होगा, यानी भाग 1 होगा, ठीक है। और इसमें जो परमाणु एवं अणु से जो चैप्टर है आपका, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी इसमें नंबरिकल क्वेश्चन भी है, हम देख सकते हैं, ठीक है। नंबरिकल क्वेश्चन यानी संख्यात्मक प्रश्न जो आपका हो गया, ठीक है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और टोटल इसमें हम 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं। कितना? 50 टोटल। देख, चलिए लास्ट में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं। टोटल यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी परमाणु एवं अणु से अगर आप ये हमारे फिर वीडियो आप देख लीजिएगा तो परमाणु एवं अणु जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में, फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपसे मिस नहीं होंगे, यानी आप उसे हर हाल में सॉल्व कर दीजिएगा। और हाँ, झारखंड में जितने सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं हमारे वीडियो, जैसे 9 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में और 2020 में जो हुआ था, उनका भी क्वेश्चन हम शामिल किए हुए, मेरे पास पेपर था। और इस चैप्टर से कौन क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और क्या करना है, कॉमेंट तो ज़रूर करना है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। 4 ऑप्शन है, 1:16 है, 1:8 है, 8:1 है, 2:1 है, ठीक है। 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1:8 हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जल मेरा क्या है, यहाँ पर यौगिक है, ठीक है, क्या है, यौगिक है, कंपाउंड, ओके। तो जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अब हमें यह निकालना है भार का अनुपात। आने आप कह दीजिए भार का या तो द्रव्यमान, जहाँ जहाँ भार लिखा वहाँ द्रव्यमान भी लिखा रहेगा, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान का अनुपात निकालना है तो भार का अनुपात निकालना है। क्लियर, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, जैसे एक अनुपात यहाँ पर 16 दिया गया है, 1:8, 8:1 और 2:1 दिया। जो रियल आंसर आपका होगा, जो सही आंसर वो 1:8 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट बहुत मिस कर देते हैं, ठीक है, इसमें गलती करते हैं। 1:8, 8:1, इसमें ज़्यादा डॉट होते हैं, ठीक है, दोनों में। तो 1 इसका सही आंसर होंगे, लेकिन कैसे होंगे सर, ये हमको आप बता दीजिए। पहले जल लिए हैं, कहीं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, CO2, ठीक है, इस तरह देखिए CO2 के एक अणु में, ठीक है, कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। अगर आपको दे दें अमोनिया, यहाँ पर दे दें, ठीक है, अमोनिया, तो अमोनिया का क्या सूत्र होता है, अमोनिया का होता है NH3 होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखो क्वेश्चन आपका कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात होता है, ठीक है। तो हम तीनों यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जल के भी सॉल्व करेंगे और CO2 का और NH3 का भी हम लोग सॉल्व करेंगे और भार का अनुपात निकालेंगे। कैसे, देखिए, जो जल है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, रासायनिक जो सूत्र होता है इसका H2O होता है। तो हमें भार का अनुपात निकालने के लिए सिंपल सा आपको सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान कुछ तत्व याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान, ओके, परमाणु द्रव्यमान हो गया। जैसे यहाँ बात कर लें H2O हो गया, तो इसमें जो तत्व शामिल है वो एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1U होता है। क्लियर है, U से यहाँ पर यूनिफाइड हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन को जो होता है वो कितना होता है, 16U होता है। क्लियर, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान याद रखने के बाद हमें क्या करना है, भार का अनुपात होता है, जैसे भार का अनुपात निकालना है, भार का अनुपात, ठीक है, बराबर बड़ी देना है, एक अंश हो गया, एक आपका यहाँ पर हर हो गया, दो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अंश में लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, ओके।
हाइड्रोजन के 2 परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु के द्रव्यमान लेना है। तो जैसे 2 हो गया गुने इनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं तो 1 होते हैं, तो 2 गुने 1 हो गया आपका यहाँ पर। अब ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 1 हुआ और इनके परमाणु द्रव्यमान 16 होते हैं। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 का 2 और 16 का 16, इसे कट लगे 2 का 2 और 2/16 यानी 1:8, इसे लिख देंगे अनुपात में 1/8 को, ठीक है। तो इस तरह से 1:8 मेरा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। देख लिया कितना इजी था भार का अनुपात निकालने के लिए। हाँ, सबसे पहले आपको यार परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, इसके बाद इजी है। ओके, अब हम देख लेंगे इस जल के निकाल लिए हम CO2 का लेते हैं, ठीक है। CO2 का हमें भार का अनुपात निकालना है। 3 का जो भार का अनुपात होते हैं वो जो होते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होते हैं 3:8 होते हैं, 3:8। अब देखिए कैसे, चलिए यहाँ पर कार्बन, ठीक है, कार्बन के 1 परमाणु है, तो यहाँ पर जो इनके द्रव्यमान होंगे, ठीक है, इनके जो द्रव्यमान होंगे यहाँ पर निकालना है, तो 1 गुने कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कार्बन के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो होते हैं 12, ठीक है, 12 U, तो 12 का ही आपका 12 U हो गया। अब यहाँ पर CO2 है, जैसे कार्बन है CO2, तो O2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने 2 परमाणु। अब इनके जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं इनके 16 होते हैं, 16 दूनी कितना हुआ आपका यहाँ पर 32 हो गया, ठीक है। आने से हम लिखेंगे भार का अनुपात बराबर, भार का अनुपात बराबर, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई से लिखेंगे CO2 है तो C1 यानी कार्बन 1, तो 1 गुने यहाँ पर इनके परमाणु द्रव्यमान, तो आपका यहाँ परमाणु द्रव्यमान हो गया आपका 12 हो गया बटे। अब O2 का, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इनके जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान वो 16 होते हैं, तो आपका हो जाएगा 12 का 12 और 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसे हमें कट लगाएंगे, ठीक है, 4 से आपका कट हो जाएंगे, 4×3=12 और 8, यहाँ पर 4×3=12 हो गया आपका और 8×4=32 हुआ, ठीक है, यानी 3/8 आ रहे हैं, तो 3/8 को फिर अनुपात में ले देंगे तो 3 मेरा 8 हो जाएगा। आप इस तरह देख सकते हैं कितना ईजी से हम लोग CO2 का भार का अनुपात निकालें, ठीक है, 3:8। इसी तरह से हम अमोनिया का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अमोनिया का भी। ओके, NH3 होता है इनका फॉर्मूला, ठीक है, आपको सबसे पहले रासायनिक सूत्र याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी, NH3। चलिए ये होमवर्क देते हैं, ठीक है, आप इसका निकाल के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि NH3 का जो होता है, इसी क्वेश्चन इस तरह से देंगे आपका, जैसे अमोनिया के 1 अणु में, ठीक है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात कितना होता है आपको बताना, ठीक, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कितना होगा। चलिए वेट करेंगे आपका हम कमेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रति साल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्जाम फाइनल एग्जाम होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। तो ऑप्शन में हम लिए हुए हैं रदरफोर्ड है, डाल्टन है, प्राउस्ट है, ठीक है, और बोर दिया गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डाल्टन। डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। मानक ताप एवं दाब, इसे STP, सो संक्षेप में हम लोग इसे STP से मतलब निरूपित करते हैं, ठीक है, मानक ताप एवं दाब यानी STP, संक्षेप में से हम लोग STP लिखते हैं, STP लिखते हैं, ठीक है। पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, यानी कितना होता है। जैसे ऑप्शन लिए 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है, 100 लीटर और 22.4 ml लिए हुए हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 22.4 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 22.4 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मानक ताप एवं दाब यानी STP पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। ओके, तो इसे आप याद रख लीजिएगा कि 22.4 लीटर होता है मानक ताप एवं दाब STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे अलग से हमें एक वीडियो बनाना पड़ेगा इस पर, इसमें 15-20 मिनट टाइम लग सकता है और अच्छी तरह समझाया जाता है। तो
तो मानक ताप एवं दाब एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। 1 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे आ सकते हैं 22.4 लीटर होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आप, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, क्लोरीन दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आर्गन। आर्गन जो है वो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये जो जब 20 में एग्जाम हुआ था, 9th क्लास का फाइनल एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आने एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी कौन सा तत्व मुक्त जो है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्गन। जो है क्या हुआ? आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होते हैं? यानी हमें मोल निकालना है। मोल बराबर, ठीक है, यानी मोल बराबर क्या होगा? यानी 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होते हैं? बहुत ईजी निकालना है। ठीक है, 8 ग्राम CH4, आप सबसे पहले मालूम कीजिए CH4 किन के फॉर्मूला होते हैं? ये मीथेन का होता है। ठीक है, मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर CH4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में लिए हुए हैं 0.1, 0.5, 0.2, 0.8 है। तो इसका जो सही आंसर होगा 0.5 होगा। ठीक है, यानी 8 ग्राम CH4 में कितने मोल होंगे? 0.5 मोल होगा। अब कैसे होंगे ये आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन को। इसे मोल, पहले ये ध्यान दीजिए कि मोल बराबर होता गया, तो दिया गया द्रव्यमान, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान, ओके, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान होता है। आप समझिए पहले, मोलर द्रव्यमान, ओके। तो दिया गया द्रव्यमान हम जानते हैं 8 ग्राम है, यहाँ लिख दीजिए। अब मोलर द्रव्यमान कैसे निकलता है? बहुत ईजी है, CH4, ठीक है। हम यहाँ पर चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर सी कार्बन में, यहाँ पर कार्बन 1 है, कार्बन कितने परमाणु? 1 है, 1 गुने, ठीक है। अब मालूम कीजिए कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। कार्बन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 U होता है, ओके। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 U होता है, ओके, 12 U। चलिए प्लस फिर दीजिएगा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, ठीक है। और H जान रहे हैं यहाँ पर 4 है, ठीक है, आने यहाँ परमाणु संख्या 4 है, और इनके जो परमाणु द्रव्यमान तो 1 होते हैं। तो 8 ग्राम बटे 1 गुने 12 प्लस 4 गुने यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 12 का 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 12 4 तो 16 हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। CH4 का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो 16 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 ग्राम बटे 16 ग्राम। क्लियर है? ग्राम ग्राम आपका कट जाएगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, यानी 2 से भागा 1 में देगा 0 पॉइंट कितना जाएगा? 5 जाएगा। यानी बट्टे में भी रहेगा आपका आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। बट्टे में ऑप्शन देगा तो बट्टे में मारिएगा 1/2, ठीक है, और ये 0.5 जाएगा सही आंसर। चलिए तो 0.5 देख लें किस तरह से हम मोल यहाँ पर ज्ञात किए हैं। सबसे पहले एक द्रव्यमान आपको दिया रहेगा, दिया गया द्रव्यमान दिया रहेगा, 8 ग्राम दिया गया यहाँ पर, ठीक है। एक मोलर द्रव्यमान आप ज्ञात कर लीजिए, अरे मोलर द्रव्यमान, ओके। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, ठीक है, एक परमाणु। बहुत इजी है, ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है और आर्गन है, ठीक है। सही जो आंसर हो जाएगा वो आर्गन हो जाएंगे, ठीक है। एक परमाणु अणु के रूप में जो रहता है वो हो गया आपका आर्गन हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे से, जैसे हाइड्रोजन H2, इसमें 2 परमाणु है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्लोरीन Cl2 होता है, ये भी नहीं हुआ, इसमें 2 परमाणु है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं सल्फर, इसका होता है S8 होता है, ये तो बहु परमाणु अणु हो गया, ये भी नहीं होगा। अब मेरा आर्गन बच गया, ये होता है AR होता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि एक परमाणु के रूप में, ठीक है, इसे हम एक परमाणु अणु के रूप में रहता है आर्गन, ओके, कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन हो जाएगा, कि एक परमाणु अणु रूप में रहता है वो हो जाएगा आर्गन इसमें। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन चतुर परमाणु अणु है? चलिए मालूम करते हैं। 4 ऑप्शन लिए हैं, ए में हम O2, बी में SO3 और सी में O3, इसके बाद डी में जो हम लिए हुए हैं NO2 है, ठीक है। तीसरा जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चतुर परमाणु अणु पूछ रहे हैं, नहीं कि एक परमाणु अणु नहीं पूछ रहे हैं, तो SO3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। SO3 यानी बी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब कैसे देखिए, एस यानी सल्फर में कितने परमाणु हैं? 1 है,
और ऑक्सीजन में 3 है, तो 3 अरे कितना हुआ 4, तो 4 यानी चतुर, ठीक है, चतुर परमाणु अणु हो गया यहाँ पर। तो SO3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 0.5 मोल यानी हमें मोल मिला हुआ, ठीक है, मोल दिया गया 0.5। H2O का द्रव्यमान होगा यानी हमें द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर होता है, ठीक है, द्रव्यमान बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे जो द्रव्यमान आने आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर होता है मोल संख्या, ठीक है, मोल संख्या गुणे मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान होता है, ओके। यानी मोल संख्या गुणे मोलर द्रव्यमान बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव्यमान बराबर 0.5 हमें मोल दिया गया गुणे, अब हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। एक कैसे निकालते हैं, देखिए अभी हम पिछला बार निकालते CH4 का हम ज्ञात किए थे, ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो H2O का भी हम मोलर द्रव्यमान निकाले थे, ठीक है। तो H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना बहुत इजी है। H कितने यहाँ पर है 2 है, इनके परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं, परमाणु द्रव्यमान 1 होते हैं, प्लस दे दीजिए। ऑक्सीजन में कितने 1 है, इनके परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन के कितने होते हैं ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो 16 होते हैं, तो 16 का है 16 और 2 का है 2, तो 16 2 कितना हुआ 18 हुआ। नहीं, इसका H2O का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, जल का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो 16 और 2 18, 18 जो जगह 0.5 को हम गुना कर देंगे 18 से, यही तो करना है हमको ना, 0.5 गुने 18 से, तो इसे गुना करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पर 18 25 हो गया ये 90, एक अंक के बाद यहाँ पर आपका पॉइंट होगा, यानी सिंपल सा 9 ग्राम सही आंसर हो जाएगा इसका। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पर बी नंबर में 9 ग्राम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 ग्राम। यानी फाइनल एग्जाम में भी आपका यही सब एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 9 देखते हैं क्या कहा गया है। तो 1.8 H2O में अणुओं की संख्या निकालना, ठीक है, यानी अणुओं की संख्या कितना होगा। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर ऑप्शन में हम लिए हुए हैं, जैसे ए ऑप्शन देख सकते हैं 6.022 गुने 10 पर पावर यहाँ पर 23 लिए हुए हैं, ठीक है, और बी ऑप्शन में 6.022 गुने 10 पर पावर 20 लिए हैं, और सी में 6.022 गुने 10 पर पावर 21 लिए हैं, और डी में है 6.022 गुने 10 पर पावर 22 लिए। तो डी वाले ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, यानी 6.022 गुने 10 पर पावर 22 होंगे, ये सही आंसर हो जाएंगे। यानी 1.8 जल में अणुओं की जो संख्या होती है वो 6.022 गुने 10 पर पावर 22 होती है। नहीं कैसे सर, आप इसे सॉल्व कर दीजिए, नंबरिकल क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना कि अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले दिमाग में आपसे कीजिए। पहले अणुओं की संख्या बराबर, इनके जो सूत्र होते ये आप हमें ये बता दीजिए सर कि अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले होता है दिया गया द्रव्यमान, जो हमें पहले से मिलता है, ठीक, क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। आप मोलर द्रव्यमान तो निकाल लेंगे जी से, ठीक है, मोलर द्रव्यमान एक गुणे एक होता है आवोगार्दो संख्या, इनका मान आपको बताएंगे हम आगे, आवोगार्दो, ठीक है, आवोगार्दो की संख्या, इनका मान कितना होता है ये अभी हम क्लियर करेंगे इसमें। तो अणुओं की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने आवोगार्दो की संख्या, यानी हमें द्रव्यमान जो दिया गया द्रव्यमान, अब मोलर द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे, आवोगार्दो की संख्या भी मालूम होता है। तो चलिए दिया गया द्रव्यमान हम देख सकते हैं यहाँ पर 1.8 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.8 बटे मोलर द्रव्यमान निकालना हमें, तो जल का कितना होता है, अभी जल का मोलर द्रव्यमान ऊपर ज्ञात किए थे, ठीक है, यानी H2O हो गया, तो यहाँ पर 2 इनके होते हैं 1, इनके 16 और इनके वहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, तो 16 का 16 2 18 18 ही होते हैं, ठीक है। तो 1.8 बटे यहाँ पर 18 गुने, अब आवोगार्दो की जो संख्या होता है, ठीक है, आवोगार्दो
अवगाह्य की संख्या। ठीक है, ये कितना होता है? ये होता है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 होता है। ठीक है, इसे याद रखना आपको, अवगाह्य की संख्या होता है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट हटा लेते हैं, 1.8/18 जो दशमलव है इसे हटा लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। तो एक पॉइंट इसका हट गया, नीचे 18 था आपका, एक शून्य जाएगा, 180 यानी 18/180 गुने 6.022 गुने 10 पर पावर आपका यहाँ पर 23 हो गया। ठीक है, ये दोनों का यहाँ पर हम कट लगाएंगे 18/180 का। तो 18 का 18 दहें के 180 आपका होता है। ठीक है, यानी 1/10 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं, गुना करेंगे 1 से तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 6.022 गुने 10 पर पावर कितना हो गया आपका 23 हो गया। अब बटे नीचे कितना था 10 था, तो 10 पर पावर यहाँ पर 1 है, कितना है 1 है। तो आप ये जानते हैं जो भागा में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 पर पावर 23 और 10 पर पावर 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो ये आधार यहाँ पर सेम है, मैथ में आप पढ़े होंगे, आधार यहाँ पर सेम है, ये पावर अलग है। तो भागा में पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। ठीक है, तो 22 में जाएगा 1, तो आपका कितना, 23 में जाएगा 1, तो बच गया 22 आपका। तो बस आपका इतना हो जाएगा आंसर, यानी 6.022 गुने 10 पर पावर 22 हो जाएगा। क्लियर समझ रहे हैं? बस इतने ही निकालना है। तो अणुओं की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने अवगाह्य की संख्या होता है। क्लियर समझ गए? चलिए अब हम 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 0.4 मोल, यानी हमें मोल मिला हुआ है यहाँ पर 0.4 दिया गया है। CO2 बराबर है, यानी ग्राम में यहाँ देख रहे हैं तो द्रव्यमान हमें निकालना है, यानी द्रव्यमान बराबर क्या होता है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, द्रव्यमान बराबर होता है मोल संख्या, ठीक है, मोल संख्या गुने मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान है, ठीक है, जैसे मोल संख्या है 0.4 है, गुने CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, हमें ये निकालना है। CO2 का जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट कार्बन 1, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, इनके जो परमाणु द्रव्यमान वो 16 दूना 32। ठीक है, 16 दूना यहाँ पर हो गया आपका 32 हो गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 16 दूना आपका 32 हो गया। हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मालूम करना पड़ता है, तो 16 दूना आपका यहाँ पर 32 हो गया, और 32 और 12 का यहाँ पर 12 हो गया। तो 32 और 12 जोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो 2 2 4 3 1 4, यानी 44 होता है। ठीक है, CO2 का जो होता है मोलर द्रव्यमान 44 होता है, यानी 0 हम गुना कर देंगे यहाँ पर 0.4 गुना कर देंगे 44 से, तो कितना होगा आपका 4 4 16 6, बाकी हो एक आपका यहाँ पर 16 17। ठीक है, एक अंक बाद यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा, यानी 17.6 ग्राम। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका है। तो इस तरह से हम लोग आराम से द्रव्यमान निकालने कर रहे थे, मोल हमें मिला हुआ था। ठीक है, CO2 का मोल द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, इसके बाद बस फॉर्मूला लिखिए और आंसर हाजिर हो गया। तो 17.6 ग्राम से आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 11वां देख लेते हैं, जो बहुत ईजी है। ठीक है, जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 से जानते हैं। ठीक है, कितना होता है 23 होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 46 ग्राम, ठीक है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या में निकालना है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है, ठीक है, दिया गया द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान आप मेरा कितना है 46 है, बटे मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान, तो सोडियम है तो सोडियम परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर सोडियम तो Na होता है। ठीक है, Na होता है। सोडियम जो होते हैं इसमें देखते हैं एक परमाणु होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनका मोल द्रव्यमान अगर निकालते भी हैं तो 23 इकाई 23 ही होंगे, तो इसका 23 हो जाएंगे, बटे यहाँ पर 23, यानी 46/23 हो जाएंगे। यानी दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 23 आएंगे। ठीक है, तो 23 से कट लगाइए 46 को यहाँ पर 2 बार में, तो 2 आंसर का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 आंसर हम दे सकते हैं, इसका सही आंसर है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान अगर 23 है तो 46 ग्राम सोडियम में मोलू जो संख्या हो जाएगा वो 2 हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ब्रह्मा देख लेते हैं क्या कहा गया। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 20 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था जी बोर्ड का 9 क्लास का, ठीक है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, जल का रासायनिक सूत्र है, ये आपको बताना है। तो सभी लोग जानते हैं H2O हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बताना है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं कोई किसी पे फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का, तो सोडियम ऑक्साइड का ऑप्शन ए में देख लीजिए आप, Na2O हो जाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताना है। तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र यहाँ पर Na2S हो जाएगा। ठीक है, Na2S हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सोडियम फास्फेट का, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है बताना है। तो इनका फॉर्मूला होता है Na3PO4 होता है, Na3PO4 होता है सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला। ओके, यानी सी ऑप्शन का सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवोगार्डो संख्या का मान क्या है। अभी हम ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहाँ पर लिखे हुए थे कि 6.022 गुणे, ठीक है, 10⁻23 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2020 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन, जो 19 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फाइनल एग्जाम में 9th क्लास का जो जे बोर्ड का फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवोगार्डो संख्या मान क्या है, यानी 6.022 गुणे 10⁻23 होंगी। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं। 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन में 2 मोल सी, बी में है 1 मोल सी, और सी में है 12 मोल सी, और डी में है 6 मोल सी। तो सही आंसर हो जाएगा 12 मोल सी, यानी 1 ग्राम परमाणु बराबर होगा 12 मोल सी। आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर में, निम्न में सोडियम का संकेत कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए में एस है, एक में SE है, और सी में Na है, और डी में SI है। ये जो सही आंसर हो जाएगा सोडियम का जो संकेत होगा वो Na हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कहलाता है। किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कहलाता है, यानी अनुकता की परमाणुकता, परमाणुकता की संयोजकता की सक्रियता। देखो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, परमाणुकता कहलाता है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम लोग कहते हैं परमाणुकता। क्लियर है, चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर में, तत्व ए और बी की संयोजकताएं जो दिया गया है। ठीक है, तत्व ए और तत्व बी की संयोजकताएं जो दिया गया है वो क्रमशः 3 है और 2 है, यानी ए का यहाँ पर संयोजकता है 3 है और बी का यहाँ पर है 2 है। इन तत्वों के संयोग बने यौगिक का सूत्र लिखना है। बहुत इजी है। चलिए इसका हो जाएगा सही आंसर A2B3 हो जाएगा। ठीक है, A2B3। अब कैसे देख लीजिए, पहले यहाँ पर तत्व जो है लिखिए, पहले तत्व का नाम। ठीक है, तत्व का नाम यहाँ पर एक है A और एक है B। अब दोनों का संयोजकता इसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर A हो गया और ये B हो गया, तो एक कितना है 3 है। ठीक है, लिख लेते हैं, A का यहाँ पर 3 है। ठीक है, ओके, A का 3 है और B का यहाँ पर 2 है। ओके, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देना है। ठीक है, तो 1 गुना करेंगे 2 से तो A2 आप ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पर, जो भी ऑप्शन सही होगा। A2 और B गुना 3 से करेंगे तो B3 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बस इस तरह निकालना है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर में, 6.022 गुने 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अब जानते हैं ये आवोगार्डो संख्या का जो आवोगार्डो संख्या मान होता है 6.022 गुने 10⁻23, तो एक कणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मोल। ठीक है, क्या कहते हैं, मोल कहा जाता है। ओके, क्लियर है, यानी 6.022 गुने 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट
Na किस तत्व का संकेत है बताना है। किनका हो जाएगा, सोडियम, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। ऊपर फिर क्लियर किए थे हम। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaCl होता है। अनिल साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, साधारण नमक का, याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, ठीक है, तीसरा होगा AlCl3 हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट, सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है Na2S होता है, ठीक है, Na2S होता है सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं Mg/OH का होल 2 होता है, ठीक है, Mg/OH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसको हो जाएगा MgCl2 हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CaCl2 होता है, ठीक है, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड का। अब फॉर्मूले कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, इनके हम पार्ट 2 वीडियो में बात करेंगे। पार्ट 2 जब आएगा मेरा तो हम बताएंगे कि फॉर्मूले कैसे ज्ञात कर सकते हैं बिना याद किए हुए, ठीक है। आने कौन सा ट्रिक्स होता है जिसके हम लोग आराम से इजी से कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया, किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका होता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना है रासायनिक सूत्र क्या है, इसका जो है HCl हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है तो CuNO3 हो जाएगा, CuNO3 ये कॉपर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है रासायनिक सूत्र क्या होता है, इनका होता है CaCO3 होता है, ठीक है, CaCO3 रासायनिक सूत्र लिखना है, ठीक है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। अब बात यहाँ पर किया जाए कि सर इनका यौगिक का नाम बता दीजिए, तो संगमरमर का, ठीक है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है, ठीक है। यानी जो यौगिक का नाम कहा जाए यहाँ पर, रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो ये जो है यहाँ पर यौगिक जो है वो हो जाएगा संगमरमर, ठीक है, संगमरमर का। आप चूना पत्थर भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, तो चूना पत्थर का ये सूत्र है CaCO3 हो जाएगा, संगमरमर का यहाँ पर CaCO3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर में, जल का रासायनिक सूत्र लिखें, तो सब जानते हैं H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिया गया है, हमें क्या करना है, यौगिक के नाम बता देना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया जैसे Al2 का होल 3 है, ठीक है, जैसे Al2 का होल 3 यौगिकों का नाम बताना आपको, तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट है ये, Al2 का होल 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूत्र है K2SO4 है, K2SO4 के यौगिकों का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, K2 पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा यहाँ पर, K2SO4 तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सूत्र CaCl2 के यौगिकों का नाम बताना है, तो CaCl2 के यौगिक का नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 का, ठीक है यहाँ पर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है जैसे KNO3 के यौगिकों नाम लिखिए, ये फॉर्मूले यानी ये प्रत्येक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी का हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो KNO3 होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट आपका है CaCO3 के यौगिकों नाम लिखिए, तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3 का। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, निम्न में सोडियम का संकेत कौन सा बताना है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर ये मिला हुआ आपको, एस है, एसी है, NaSi है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर Na हो जाएगा। सोडियम जो प्रतीक होता है, जो संकेत होता है वो होता है Na होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या गया, बुझा हुआ चूना, ठीक है, बुझा हुआ चूना में हमें क्या करना है, उपस्थित तत्व का नाम बताना एवं उनके रासायनिक सूत्र लिखिए।
बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तत्व का नाम जो बुझा हुआ चूना में पाए जाते हैं वो हो गया कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तत्व का नाम हो गया, बुझा हुआ चूना मिलता है। अब इनका रासायनिक सूत्र बात किया जाए बुझा हुआ चूना का तो होता है Ca*OH का होल 2 होता है, ठीक है। Ca*OH का होल 2 होता है। अब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर, आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना का, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना का बताना आपको रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। जल्दी कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का वेट करेंगे हम। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में उपस्थित तत्व का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। तो हाइड्रोजन हम यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से ही तत्व का नाम निकालेंगे। हाइड्रोजन तो एक होगी सबसे पहले, ब्रोमाइड से यानी ब्रोमीन यहाँ पर, तो ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनता है यहाँ पर, तो ब्रोमीन हो गया था हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व का नाम हो गया मेरा। अब सूत्र इसका बात किया जाए, इसका होता है HBr होता है, ठीक है, HBr होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा जो होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा में उपस्थित तत्व का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। तो तत्व इसमें हो जाएगा सोडियम होता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर में हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र मालूम कीजिए, इसके बाद आप इजी से तत्व का नाम लिख सकते हैं। रासायनिक सूत्र आपको मालूम है तो आप इजी से रासायनिक सूत्र जो मालूम रहेगा तो आप इजी से तत्व का नाम लिख सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है बेकिंग पाउडर का वह होता है NaHCO3 होता है, ठीक है, NaHCO3 होता है। क्लियर समझ रहे हैं यहाँ पर। तो Na से आपका सोडियम हो गया, H से यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, C से यहाँ पर कार्बन हो गया और O से यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट में उपस्थित तत्व का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। तो हम पोटेशियम सल्फेट देखेंगे तो तत्व का नाम एक तो पोटेशियम हो गया, सल्फेट किसका हो गया, यहाँ पर सल्फर से हुआ, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट आने हम तो यहाँ पोटेशियम और सल्फर तो ज्ञात कर लिए, अब एक ऑक्सीजन भी होता है, कैसे तो हम जानेंगे सूत्र से, ठीक है। चलिए देखिए, तो तत्व का नाम हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तो K से यहाँ पर पोटेशियम, S से सल्फर हुआ और O से क्या हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, H2S में अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो हाइड्रोजन में यहाँ पर 2 हो गया और सल्फर में 1 हो गया, 2 वाली कितना हुआ 3, तो 3 परमाणु, बहुत ईजी है यहाँ पर परमाणु निकालना, ठीक है। H2S अणु में कितने परमाणु उपस्थित है, तो 3 परमाणु हो गया। हाइड्रोजन में 2 और सल्फर में कितना 1, तो 2 वाली कितना हुआ आपका 3 हो गया। क्लियर यहाँ पर समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सी 2 चीज़ें हैं जिन्हें मोल प्रदर्शित करता है, ठीक है, कौन सी 2 चीज़ें हैं जिन्हें मोल प्रदर्शित करता है, तो संख्या और द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में उपस्थित तत्वों के नाम बताना आपको। तो जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O होता है, तो इससे आपका हाइड्रोजन हो गया, O से यहाँ पर ऑक्सीजन। तो जल में जो उपस्थित तत्व हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, 46 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। प्रत्येक साल एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम पूछ रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक क्या है, तो इनका होता है U से हम लोग इसे इंडिकेट करते हैं और इसको हम लोग यूनिफाइड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूनिफाइड पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है। तो ऑक्सीजन की जो परमाणुकता होती है वो 2 होता है, जैसे हम लोग O2 लिखते हैं यहाँ पर, तो O2 हो गया, तो ऑक्सीजन जो परमाणुकता हुआ वो O2 हो गया, ठीक है, यहाँ पानी 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब हाइड्रोजन का बात किया जाए तो यहाँ पर H2 लिखेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो परमाणुकता क्या है तो उसका 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हम लोग, 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 5.85 ग्राम में, ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl में कितने मोल होते हैं, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड में कितने मोल होते हैं। यानी हमें यहाँ पर जो है से द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, द्रव्यमान हमें दिया गया है 5.85 ग्राम दिया गया है। अब हमें मोल निकालना है, तो मोल निकालने से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान आप निकाल लीजिए कि इनका NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान निकालना बहुत ईजी है, लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे Na यहाँ पर जो सोडियम है कितना है, वह 1 है। अब आपको सबसे पहले A यहाँ पर करना है कि हमें Na का परमाणु द्रव्यमान आध होना चाहिए, यानी सोडियम का, और फिर Cl का, क्लोरीन का भी हमें परमाणु द्रव्यमान आध होना चाहिए।
तो चलिए इनका मोलर द्रव्यमान पहले ज्ञात करते हैं NaCl का। तो 1 इंटू Na, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 23 होता है। फिर प्लस दीजिए क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर देख रहे हैं एक परमाणु है तो 1 इंटू क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 35.5 होता है। ठीक है, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग 35 यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो 35 इकाई आपका यहाँ 23 इकाई आपका 23 हो गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 को तो नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो 35.5 यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब इसे प्लस कर देंगे तो 5 3 आपका 8 हो गया और 3 और 2 5 यानी 55.5 आता है। ठीक है, 55.5 हो जाएगा, यानी NaCl का जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो 58.5। ठीक है, 58.5 हो जाएगा। क्लियर से यहाँ पर समझ रहे हैं। इसके बाद हम मोल ईजी से निकाल सकते हैं। देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका जो टोटल, ठीक है, 0.1 मोल आएगा। ठीक है, मोल संख्या हमें निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर मोल बराबर मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान पहले लिखेंगे, तो दिया गया द्रव्यमान मेरा 5.85 और जो भी मोलर द्रव्यमान हम निकाले हैं वहाँ पर 58.5 निकाले। अब दोनों का यहाँ पर पॉइंट जो है वो हटाएंगे हम। ठीक है, पॉइंट, तो चलिए इनका पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट इनका हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएंगे, इनका पॉइंट हटाएंगे 1 शून्य ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर एक शून्य कट लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 585 है। ठीक है, 585 एक बार में कट जाएगा, 1/10 नीचे आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, कट लगाइएगा तो 1/10 आएगा आपका, तो 1/10 10 भाग 1 में 0 पॉइंट आपका 1 हो गया। क्लियर हुआ ना, कितना इजी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, बस आपका मोल निकल जाएंगे। और ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे मोल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे। यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ अब है 49 में। पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, आवोगार्दो संख्या कहते हैं। बहुत ईजी है, पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, आवोगार्दो संख्या कहते हैं। नेक्स्ट अब लास्ट है 8 ग्राम NaCl में कितने मोल होते हैं। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। फिर तो हम ज्ञात किए यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दिया गया था मोल निकालना है तो मोल बराबर लिखिएगा यहाँ पर 8 दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान अभी हम ज्ञात किए थे NaCl का कितना आया था 58.5 आया था। इनका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 1 0 जाएगा आपका। ठीक है, तो 80/585 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 80/500 यहाँ पर 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना, कट लगाना। ठीक है, चलिए यानी 585 भागा देना है यहाँ पर 80 में, तो आपका 0.5 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएंगे। ओके, चलिए तो इस तरह से यहाँ मेरा कंप्लीट होता है। आपको पूरा समझ आ गए होंगे। समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन लिए थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका हो गया है चैप्टर नंबर 4 का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो पार्ट 1 वीडियो लेकर आते हैं। इस तरह सारे चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो ले आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम पार्ट 2 बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।